नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादनम, बहुत बहुत सुस्वागतम। कोविड-19 महामारी की ऐसे वक्त में अपने घर पर ही अध्ययन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके लिए विसर्ग संधि का अध्ययन करते हैं। विसर्ग संधि जो है, इसमें विसर्गस्य स्थाने परिवर्तनम भवति, विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है। अर्थात यदा विसर्गस्य स्थाने परिवर्तनम भवति, अर्थात जब विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है तदा सा तब वह विसर्ग संधि इति भवति, तब वह विसर्ग संधि होती है। यदि पहले पद का अंतिम वर्ण अचवर्ण दिया हो तो अच संधि होती है। यदि पहले पद का अंतिम वर्ण हल वर्ण दिया हो तो वह हल संधि होती है। परंतु यदि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग दिया हो और विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह ये होता है। यदि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग दिया हो तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि की जो परिभाषा है वो परिभाषा ये दी हुई है। अर्थात यदा विसर्गस्य स्थाने किम अपि कोई भी परिवर्तनम भवति, अर्थात जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है तदा तब सा विसर्ग संधि इति भवति, तब वह विसर्ग संधि होती। हिंदी अर्थ है कि जब विसर्गस्य स्थाने विसर्ग के स्थान पर किम अपि कोई भी परिवर्तनम भवति, परिवर्तन होता है तब वहाँ विसर्ग संधि होती। इसकी परिभाषा एक बार मेरे साथ बोले। यदा विसर्गस्य स्थाने परिवर्तनम भवति, यदा विसर्गस्य स्थाने किम अपि परिवर्तनम भवति, जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तदा सा विसर्ग संधि इति कथ्यते या इति भवति, तब वह विसर्ग संधि होती। हिंदी में लिखता हूं, जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता तब
वह विसर्ग संधि होती। जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तब वह विसर्ग संधि होती है। प्रकार इस संधि के निम्न प्रकार है या निम्न भाग है या निम्न अभ्यास है। जैसे नंबर 1 सत्र विसर्ग संधि। नंबर 2 उत्तर विसर्ग संधि। नंबर 3 रौद्र विसर्ग संधि। नंबर 1 सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि। और अगली जो है विसर्ग लोप संधि। एक संधि इसमें और है जिसका नाम ही विसर्ग संधि, जिसका नाम ही क्या है? विसर्ग संधि। ये इसके 5 भाग हैं: सत्व, उत्व, रुत्व, विसर्ग लोप संधि और विसर्ग संधि। ये जो विसर्ग संधि है यही वास्तविक विसर्ग संधि का एक मुख्य भाग है। देखिए, अच संधि जब मैंने प्रारंभ की थी तो उसमें भी ये बताया था कि जिस नाम की संधि होती है, जिस नाम की संधि होती है, चाहे वो अच संधि हो, चाहे वह हल संधि हो और चाहे वह विसर्ग संधि, जिस नाम की संधि होती है उस नाम के वर्णों में ही कोई वर्ण बदला जाता, इसीलिए उसका नाम XYZ दिया गया। संधि का नाम है सत्व। ये सत्व, सत्व का मतलब है 3 प्रकार का सत्व: तय वर्ग का स, चय वर्ग का स और तय वर्ग का स। दंतव्य सकार, तालव्य सकार और मूर्धन्य सकार, तीनों ही जो सकार हैं उनके ही नाम से यह संधि जानी जाती है। विसर्ग को किसी एक सकार में बदलना सत्र संधि कहलाती है। विसर्ग को उकार में बदलना या ऊ में बदलना उत्त विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग को रकार में बदलना रुत्व विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग का लोप करना, विसर्ग का लोप करना विसर्ग लोप संधि कहलाती है। और जहाँ विसर्ग शेष रहता है, जहाँ विसर्ग शेष रहता है वही सर्वश्रेष्ठ विसर्ग संधि है।
विसर्ग को स में बदलना, सत्व संधि उ में बदलना, उत्व संधि रे में बदलना, रुत्व संधि विसर्ग का लोप करना, विसर्ग लोप संधि, और विसर्ग का शेष रहना वो है विसर्ग संधि। सबसे पहले हम नंबर 1 और नंबर 1 है सत्व विसर्ग संधि। सूत्र इसका जो सूत्र दिया है वो दिया है विसर्जनीय का मतलब है विसर्ग, विसर्ग को स में बदलना, विसर्ग को स में बदलना ही सत्व विसर्ग संधि कहलाती है। लेकिन यहाँ जो नाम दिया है, जिस सकार का वर्णन किया है वो दंतव्य सकार। कौन सा सकार है? दंतव्य सकार। इस प्रश्न का उत्तर मैंने कई बार आपके लिए दिया है। यण संधि में भी मैंने दिया है, अच संधि में कई बार दिया है कि पाणिनि जी ने जो व्याकरण शास्त्र की जब रचना की थी, उस व्याकरण शास्त्र में अष्टाध्यायी में जो सूत्रों का उन्होंने निर्माण किया, उन सूत्रों में दीर्घ वर्णों का वर्णन किया। दीर्घ नहीं, ह्रस्व लघु वर्णों का वर्णन किया है। लघु वर्ण के बाद शेष बचता है दीर्घ वर्ण या गुरु वर्ण। लघु और गुरु छंद साहित्य में कहते हैं, जिनके आचार्य हैं कौन? आचार्य पिंगल, जिन्होंने ग्रंथ लिखा पिंगल छंद शास्त्र। लेकिन वर्णमाला में ह्रस्व और दीर्घ वर्ण कहते हैं। छोटे वर्ण का उल्लेख है, बड़े वर्ण का उल्लेख नहीं है। लेकिन हमें सूत्र की व्याख्या करते समय, सूत्र का अर्थ समझाते समय, सूत्र के अर्थ को ग्रहण करते समय, एक पुस्तक का नाम है बाप के संग बेटा फिरे। यानी छोटे के साथ हमें बड़ा भी ग्रहण करना है, तभी हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य, व्याकरण का कोई भी टॉपिक पूरा होता है। इसलिए सकार दंतव्य सकार है, इसका मतलब है सकार हमारे पास होते हैं 3, दंतव्य सकार, मूर्धन्य सकार और तालव्य सकार। एक सकार का जहाँ वर्णन होता है वहाँ तीनों ही सकारों का वर्णन किया जाए। इसका मतलब है कि विसर्ग को सकार में बदलना सत्व विसर्ग संधि कहलाती है, चाहे वो दंतव्य सकार हो, चाहे वो तालव्य सकार हो और चाहे वो मूर्धन्य सकार। नियम इसका जो नियम है वो ये है, विसर्ग प्लस ते या है के या पे। इसका मतलब यदि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग दिया और दूसरे पद का पहला वर्ण ते, थे, के, इन चारों ही वर्णों में से कोई सा एक वर्ण दिया हो तो वहां सत्व विसर्ग संधि होती। कौन संधि होती है? सत्व विसर्ग संधि। ये इसका नियम। विसर्ग के बाद ते, थे, के या पे वर्ण दिया हो तो वहां
सत्व विसर्ग संधि होती है और विसर्ग को किसको विसर्ग को सकार यानी दंतव्य सकार में बदल देते। रोल नंबर 2, यदि विसर्ग के बाद चे या छे वर्ण दिया हो तो विसर्ग को तालव्य सकार में बदल देते। इसका मतलब प्लस से पहले क्या मिलना चाहिए? विसर्ग जो है वर्ण का उच्चारण देता है। विसर्ग के बाद यदि ते थे के या पे कोई दिक्कत नियम समझने में या इसकी हिंदी लिखाने की आवश्यकता हो तो आप बोल सकते हो, इसकी हिंदी लिखा दी जाएगी। लेकिन सरल नियम ये है, इसका मतलब है कि विसर्ग से पहले मिलना चाहिए विसर्ग, प्लस से पहले मिलना चाहिए विसर्ग और विसर्ग के बाद मिलना चाहिए ते थे के और पे। तो संधि है सत्व विसर्ग को बदलते हैं से, यानी गंतव्य सकार या जिसको LKG में जब विद्यार्थी पढ़ता है जिसका नाम बोलते हैं गुरुजी से संयुक्त। यदि विसर्ग के बाद च या छह वर्ण दिया हो तो विसर्ग को से यानी तालव्य सकार में बदलते हैं, जिसे बोलते हैं से सरी से सलग, जो भी आप बोलते हैं। नंबर 3, विसर्ग प्लस ते या थे सकार। यदि विसर्ग के बाद ते या थे वर्ण दिया, इनका जो उच्चारण होता है, एक प्रश्न मैंने कई बार इसका उत्तर दिया है फिर भी दूंगा, नियम समझें। प्लस से पहले क्या मिलेगा? विसर्ग और प्लस के बाद ते या थे वर्ण मिलता है तो विसर्ग को इस सकार में बदल दे। प्रश्न उठता है जो पहले भी उठा कि इस वर्ण को इस वर्ण में ही क्यों बदलते हैं, अर्थात विसर्ग को दंतव्य सकार, तालव्य सकार और मूर्धन्य सकार में क्यों बदलते हैं। यानी यहाँ विसर्ग के बाद ते या थे आता है तो विसर्ग को तालव्य सकार में ही क्यों बदलते हैं, दंतव्य सकार में क्यों बदलते हैं, तालव्य सकार में क्यों नहीं बदलते या मूर्धन्य सकार में क्यों नहीं बदलते। इसका सीधा उत्तर है, सीधा एक समाधान है कि इनका उच्चारण जो स्थान है वो समान है। वर्णों का जब उच्चारण स्थान समान होता है तो किसी भी वर्ण को उसी समान वर्ण में बदला जाता है। ते वर्ण यदि आता है तो विसर्ग को सकार में बदलते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि हमें कौन से सकार में बदलना है। तो इसका उत्तर है कि इसके साथ, अर्थात इसका जो उच्चारण स्थान है वही उच्चारण स्थान किसी एक सकार का होगा। जिस सकार का उच्चारण स्थान तालव्य है उस सकार को ही इस नियम के अनुरूप बदलते, यही इसका सीधा उत्तर है। नियम विसर्ग के बाद ते थे के और ते दिए हों तो विसर्ग को दंतव्य सकार में बदलते हैं। विसर्ग के बाद छह वर्ण दिया हो तो हम विसर्ग को तालव्य सकार में बदलते हैं। विसर्ग के बाद ते या थे वर्ण दिया हो तो विसर्ग को मूर्धन्य सकार में बदलते हैं। इसके बाद हम इसके उदाहरण देते हैं और उदाहरण है जैसे नम्हे प्लस्ते, नम्हे प्लस्ते में इन नियमों को यहाँ
से हटा नहीं रहा हूँ, पहले भी आपको दिखाई देंगे और बाद में भी आपको दिखाई देंगे। यथा नम है, ये इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। नम है पहला से के, विसर्ग, विसर्ग के बाद तय, इसलिए संधि कौन सी है? सत। विसर्ग को जिस शय में बदलते हैं, जिस सकार में बदलते हैं, सत्व का शय भी वही सकार लिखना हो। यदि विसर्ग को दंतव्य सकार में बदलते हैं और सत्व लिखते समय यदि हमने मूर्धन्य सकार का उसमें प्रयोग कर दिया तो नाम हमारा गलत माना जाता। बशर्ते इसके बजाय एक प्रावधान दिया गया है कि सबके स्थान पर हम इसका नाम लिख सकते हैं। नाम है प्लस, विसर्ग को किसने बदला? से। रूप क्या बना? नमस्ते, नमस्ते। इत है कैलाश, तत्। विसर्ग के बाद तय क्या बन गया? इत, इस तत्। नम है कैलाश का, विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण है? के वर्ण। विसर्ग को किस शय में बदलेंगे? दंतव्य सकार। इसका रूप बना है नमस्कार। नंबर 1, हरि, कैलाश, त्रा। त्रय जो वर्ण है वो तय और रै से मिलकर बना है, इसलिए पहला जो वर्ण है वो वर्ण है तय। इसलिए इसका रूप बनता है हारिस, त्रा। इसी प्रकार से रूप इसका बनता है हर ही, कैलाश, त्राय। इसका रूप बनता है हरिस, त्राय। नंबर 2, राम है कैलाश, चय। हरि ही, कैलाश, चय। श्याम है कैलाश, चय। इन उदाहरणों में विसर्ग के बाद दिया है चय वर्ण, इसलिए विसर्ग को तालव्य सकार में बदले। रूप बनता है रामस। इसका बनेगा हर्ष और इसका बनेगा श्याम। और भी लिखते हैं कि हे कैलाश, चय। रूप बनता है कस। कहा कैलाश, चय। क्या बनेगा? काश। इनमें जो हमें नाम लिखना है वो नाम लिखना है सत्व, विसर्ग, संधि। इनका जो हमें नाम लिखना है वो ये लिखना है सत्व,
विसर्ग संधि। नंबर 1, नंबर 2 और अंतिम जो आता है वो आता है नंबर 3। जैसे मैं यहां लिखता हूं नंबर 3, नंबर 3 धनु प्लस टंका, योधी प्लस था। इन दोनों ही उदाहरणों में विसर्ग के बाद तयवर्ग और तयवर्ग का भी पहला और दूसरा टैथ वर्ण दिया है, इसलिए विसर्ग को मूर्धन्य सकार में बदलते हैं। इसका रूप बनता है धनुष्टंक और इसका रूप बनता है युधिष्ठिर। इनका जो नाम लिखना है वो लिखना है सत्व विसर्ग संधि। इस प्रकार से ये सत्व विसर्ग संधि का वर्णन हमने आपके लिए किया। सत्व विसर्ग संधि का पहला नियम, यदि विसर्ग के बाद तय, थे, के या तय वर्ण दिया हो तो विसर्ग को दंतव्य सकार में बदलते हैं। नियम नंबर 2, यदि विसर्ग के बाद चे या छे वर्ण दिया हो तो विसर्ग को तालव्य सकार में बदलते हैं, और यदि विसर्ग के बाद तय या छे वर्ण दिया हो तो विसर्ग को मूर्धन्य सकार में बदलते हैं। जिस सकार में विसर्ग को बदला जाता है उसी सकार का प्रयोग संधि का नाम लिखते समय हमें प्रयोग में लेना। ये जो नियम है वो संधि विच्छेद का नियम। संधि युक्त पद का जो नियम है वो नियम है कि यदि संधि युक्त पद में, यदि संधि युक्त पद में एक सकार दिया, यदि संधि में लिख भी देता हूं, आगे भी इसका वर्णन आएगा, संधि युक्त पद एक सकार, यदि संधि युक्त पद में एक सकार दिया हो तो वहां सत्व विसर्ग संधि हो। विच्छेद करते समय उस सकार को विसर्ग में बदल देते हैं, चाहे वो दंतव्य सकार हो, चाहे वो मूर्धन्य सकार हो, और चाहे वो है तालव्य सकार। ये दोनों ही नियम, यदि संधि युक्त पद में एक स्वर्ण दिया हो, स्वरवर्ण भी बोलते हैं, स्वरवर्ण में भी 3 सकारों का नाम आता है। सकार जहाँ आता है वहाँ भी जिस सकार को लिखना हो उसी सकार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से मैंने इस विसर्ग संधि का पहला जो भेद है सत्व विसर्ग संधि, उसका वर्णन बड़े ही सरल और रोचक ढंग से किया। इसमें आपको कहीं पर भी कोई व्यवधान या रुकावट नहीं होगी। सीधा नियम आपके सामने लिखा हुआ है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। जिस सकार में आपको बदलना है, एक ही बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस सकार में विसर्ग को बदला जाता है उसी का नाम, संधि का नाम लिखते समय लिखें। संधि युक्त पद में यदि एक
सकार यदि प्राप्त होता है, चाहे वो दंतव्य सकार हो, चाहे वो तालव्य सकार हो, और चाहे वह मूर्धन्य सकार हो, तो वह विसर्ग संधि होती है। और विसर्ग संधि का विच्छेद करते समय उस सकार को विसर्ग में बदल देते हैं। इसी के साथ हम इस संधि को आज इसी स्थान पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।